आज मैं बात कर रहा हूं कि अच्छी स्कूल और अच्छे शिक्षक के बारे में। सोसाइटी का मानना यह है कि अच्छी विद्यालय वो मानी जाती है जहां इंग्लिश की अच्छी पढ़ाई होती है और टीचर भी वही अच्छे माने जाते हैं जो इंग्लिश अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। अच्छी स्कूल चलाने के स्टेप में 10 बजे सूचना की घंटी, और ये घंटी कितने मिनट, लगभग 1 मिनट तक आप बजाइए 10-20 बार। अच्छी घंटी, बच्चे आ गए दौड़ करके। इसके बाद जब 10:30 बजे प्रार्थना कराएं, प्रार्थना में आप तीनों भाषाओं का प्रयोग करिए। भाषा सुनकर के सीखी जाती है, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत में। यदि आप डेली मान लीजिए कि प्रेयर कराते हैं इंग्लिश में भी, तो इंग्लिश वर्ड को जब डेली सीखेगा, मोटिवेशनल कोई सॉन्ग कराते हैं जैसे मान लीजिए वी शैल ओवरकम, हम होंगे कामयाब, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, रोज सुनेगा 2-3 महीने तो उसे याद हो जाएगा। और याद होने के बाद जब वह बोलेगा तो शब्दों का प्रभाव शरीर पर पड़ता है, कार्यों पर पड़ता है, अपने कर्तव्य पर पड़ता है, तब वह अच्छी तरह से अपने कार्य को करेगा। ब्लूटूथ स्पीकर का यूज करिए और अच्छी उसकी साउंड रहती है। व्हाट्सएप ग्रुप बनाना है और उस ग्रुप में अपने स्कूल के आसपास जो भी नागरिक रहते हैं उनको अनिवार्यतः जोड़ना है, उनके बच्चे पढ़ते हो अथवा न पढ़ते हो, क्योंकि ये मैसेज जाना चाहिए आप जो काम कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे ही आप पढ़ाना शुरू करेंगे स्कूल में उन बच्चों को, कभी भी आप ये मत बोलिए कि आओ हम तुमको कक्षा में पढ़ाते हैं। बच्चों को बैठा करके उनसे सामान्य बातचीत आप प्रारंभ करिए। एफएलएन का सार मैं बता रहा हूं। कहां से प्रारंभ करेंगे आप? व्यावहारिक रूप से बात करते हुए। आज भोजन कौन करके आया है, क्या क्या खाया है, कितने लोग नहा करके आए हैं, क्यों नहीं नहाए हैं, स्वच्छता का संदेश उसी बीच हम दे लेंगे। भोजन में क्या क्या किए हो, यदि बासी रोटी खा के आया तो वहां पर बताएंगे कि अच्छा भोजन करना चाहिए जिससे हम हृष्ट और पुष्ट रहें, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। फिर इसके साथ साथ उन बच्चों का स्पर्श यदि हम करें, उनके कभी सिर पर हाथ फैलाइए तो अपनत्वता का भाव जागृत होगा। और जिस दिन अभिभावक और बच्चे आपको अपना मानने लगेंगे तो तब जाकर के आपकी बात को अच्छी तरह से ग्रहण करेंगे, और जब आप कहेंगे जो कुछ भी सीखने के लिए सीखना शुरू करेंगे। कक्षा जैसे ही प्रारंभ करते हैं तो आप टीपीआर, रेडीनेस वीक, पहले एफएलएन में ही है। रेडीनेस वीक क्या है? पढ़ने के लिए तैयार करना। कहां से तैयार करेंगे? पूर्व ज्ञान से। रोज किसी भी कक्षा के प्रारंभ में 10 मिनट बच्चों से आप व्यवहारिक बात करिए, टीपीआर कराइए। टीपीआर मीन्स टोटल फिजिकल रिस्पांस। टोटल फिजिकल रिस्पांस। इतना कराने के बाद आपको क्या पढ़ाना है, आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, बच्चे कुछ भी लिख रहे हैं, और पूरे दिन करने के बाद बच्चे जब चले गए अपने घर, उनको मालूम ही नहीं चला कि आज किस बिंदु पर बताया गया। थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर रुकता हूँ। मान लीजिए कि आज का मैं प्लान बनाया, एक उदाहरण मैं बता रहा हूँ कि मुझे आज डेज ऑफ वीक जो है, डेज ऑफ वीक पर मुझे चर्चा करनी है। अब ये मेरा टारगेट हो गया। आज के लेसन प्लान में मैं बात करूंगा डेज ऑफ वीक। हमारे मन में है, बच्चों से कैसे मैं इसको बात करूंगा? बच्चों से मैं कह सकता हूं आज कौन सा दिन है। कौन सा दिन है आज? जैसे आज कौन सा दिन है? कौन सा है? वेडनेसडे। कौन सा है? वेडनेसडे। इसलिए हम बोल रहे हैं कि हम जैसा सुने हैं वैसा बोल रहे हैं। उसका सही प्रोनाउंसिएशन हम करेंगे, वेडनेसडे होता है। अब आज का दिन पता चला, फिर बच्चों से बात करेंगे कल कौन सा दिन था, आगे कौन सा दिन आएगा, इसके 2 दिन पहले कौन सा दिन था। अब उनको ये महसूस नहीं हो रहा है कि सर हमको पढ़ा रहे हैं, या तो उनके लिए खेल है। कितने लोग बता सकते हैं ऐसे जब बच्चों से बात करेंगे? मान ली कार्ड यदि आप बनवा लिए, एक बच्चे का नाम रख दिए संडे, एक का मंडे, एक का ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, इस तरह से। अब एक एक बच्चे को एक ही शब्द याद करना है, उसको पूरा साथ नहीं याद करना है। उनको हम पंक्तियों में अथवा गोला बना करके खड़ा कर दिए, हम बोलेंगे कि जिसका नाम बोलेंगे वो जंप करेगा आगे की ओर। हमने कहा ट्यूसडे, हो सकता है ट्यूसडे वाला लड़का
न इतना एक्टिव रहे कि मेरा नाम ट्यूसडे है, लेकिन मंडे वाला जानता है कि इसका नाम ट्यूसडे है। प्रत्येक स्कूल में 10% स्कूल में बच्चे अच्छे होते हैं, 10% सभी स्कूल्स में। उनका हमको उन बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सहभागिता के साथ सक्रिय करना है। तब वह बच्चा बोलेगा कि यार ट्यूसडे तुम हो, कूद जाओ। इस खेल में जब 15-20 मिनट हो जाएगा तो सबको अपना अपना पता चल जाएगा कि मेरा नाम ये है। ये है TPR। इसके बाद फिर आप लिख करके उच्चारण करा करके आई डू, पहले टीचर पूरा पढ़ करके बताएं, फिर वी डू, टीचर बोले, फिर बच्चे बोले। इतना कराने के बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जब स्कूल की छुट्टी होने लगे, ध्यान दीजिए कि आपको होमवर्क जरूर देना है। और होमवर्क वही देना है जो हम पूरा दिन पढ़ाए हैं, और पढ़ाइए भी उतना ही जितना बच्चे सीख जाएं, ज्यादा नहीं पढ़ाना है। सिलेबस को छोटा कर लीजिए, टॉपिक का डिसाइड कर लीजिए अपने मस्तिष्क में। आप टीचर्स डायरी में लिख लीजिए कि आज के डेट में मैं इस टॉपिक पर पढ़ाने वाला हूं, तो आपका उस डे का प्लान तैयार है। आप भी परेशान नहीं हो रहे हैं, कितनी मोटी मोटी पुस्तकें, इतना ज्यादा सिलेबस, मैं कहां से शुरू करूं, कहां तक पढ़ाऊं, क्या करूं, कुछ भी नहीं। आज मुझे केवल यही टॉपिक पढ़ाना है, फिक्स है हमारा टॉपिक। अब उस टॉपिक को कैसे पढ़ाना है, उसके लिए सभी शिक्षण विधियों का यूज करना है। एस्केप फोल्डिंग ये तो शब्द है, लेकिन आई डू, वी डू, यू डू तो कक्षा में वैसे भी हम पहले भी कराते थे, आज भी कराना है, इसके आगे भी कराना है। आई डू क्या है? आई डू है बच्चे किस तरह से पुस्तक को पढ़ें, बच्चे कैसे सीखें, कैसे लिखें, उसको हम करके बताएं। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे की लिखावट अच्छी हो, राइटिंग अच्छी हो, तो बोर्ड में जब हम लिखें तो अच्छी लिखावट लिखें, आई डू है। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं कि बच्चे हमको गुड मॉर्निंग बोले, बच्चों से गुड मॉर्निंग पहले हम बोल दें, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर नहीं बोलेंगे तो सब लोग बोलिए गुड मॉर्निंग, तो बच्चे बोलेंगे गुड मॉर्निंग, आई डू है। हम अपेक्षा करते हैं कि हमारे बच्चे प्रेयर में ऐसे सावधान मुद्रा में हाथ जोड़ करके अच्छी उच्चारण के साथ प्रेयर करें, तो हम भी उनके साथ करें। पहले रोक दें, पहले देखो, ऐसे करना है। हमको मालूम है कि हमारे बच्चों की हाथ में पुस्तक होनी चाहिए, तो हमारे हाथ में भी पुस्तक हो। जैसा हम चाहते हैं उसी तरह से सीखने सिखाने की प्रक्रिया में टीचर अपनी एक्टिविटी को स्कूल में करें। अब वी डू बच्चों के साथ मिलकर, जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उनके साथ मिल जाए। और यू डू क्या है? यू डू असेसमेंट है। जैसे जो कुछ भी हम पढ़ाए, तो किसी भी बच्चे से, मोहित नाम के बच्चे से, सुमित नाम के बच्चे से जब मैं पूछा, तो मान लीजिए कि पढ़ाने के बाद मैं पूछा कि चलो डेज ऑफ वीक बताओ, उसने नहीं बता पाया, तो हम व्हाई पर जाएं, क्यों, इसके सीखने में क्या समस्या है, इसका रिजल्ट निकालने में टीचर का विशेष योगदान है। विद्यार्थी क्यों नहीं सीख पा रहा है? क्या उसका मन नहीं लग रहा है सीखने में, अथवा उसको समस्या हो रही है कि पूर्व विज्ञान उसका कमजोर है, अथवा आज के दिन उसकी कोई ऐसी व्यथा है कि अपने घर से परेशान है, ऐसा भी होता है। कॉर्पोरल पनिशमेंट टोटली प्रोहिबिटेड, क्यों? बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए। स्कूल में विद्यार्थी आया, मैं होमवर्क दिया था, पूछा, नहीं बना तो 2-4 छड़ी लगा दिया, रीजन पर नहीं गया, क्यों नहीं याद किया था। ऐसा भी तो हो सकता है कि वह बच्चा, हो सकता है कि उसकी माँ बीमार रही हो और रात भर अपनी बीमार माँ की सेवा वो करता रहा, इस कारण से पढ़ना चाहता था फिर भी नहीं पढ़ पाया, और सुबह होते होते बैग उठा करके स्कूल का समय हो गया, स्कूल में आ गया और होमवर्क नहीं याद किया है। हो सकता है घर की परिस्थिति इसकी इस तरह से न हो, कुछ काम को कर सके। उसके लिए हमें पर्याप्त समय लेकर के अच्छा एनवायरनमेंट बनाने की आवश्यकता होगी। तो ध्यान ये देना है कि हमको वही पढ़ाना है, निश्चित टॉपिक पर, पूरे दिन एक्टिविटी कराना है, अच्छे से बताना है, कहानी बना करके आप बताइए उसको। आपकी शैली ये होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए कि बच्चों को हम कविता से गा करके, और किसी में भी आप गीत गा सकते हैं। ABCD ऐसे पढ़ाना बोझिल हो रहा है, यदि आप गाते हैं ABCDEFGHIJKL, सोहर वगैरह से गाई जाती है, ठीक है। तो कहीं न कहीं आकर्षण का केंद्र होगा। फिर पोएम जो है, पोएम को आप गाइए,
जब अच्छे से आप गाएंगे तो उनको अच्छी कर्णप्रिय ध्वनि लगेगी और उसमें सीखेंगे। और बच्चे तो ऐसी गीत सीखते हैं, मैं देखा हूं कि आज के बच्चे, अभी ये जो सॉन्ग चलता है, जो पंक्तियों के बाद पंक्तियां कई ऐसी रहती हैं, लंबे गीत सीख जाते हैं। अभी वो मूंगफली बेचने वाला एक गाना चला था, एक था ना, कैसे कैसे था, कच्चा बादाम वाला। देखिए कितनी टफ लैंग्वेज है, फिर भी उसको जो बच्चे सीख करके बोलते हैं। ठीक है, अभी ये कल्याणी मिश्रा का सॉन्ग कभी मैं देखता हूँ वायरल होता है, वायरल हुआ था, कैसे जो है तो विभिन्न प्रकार की भाषाओं की जो गीत गाते हैं और बच्चे गाते हैं। कब? सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जब उन्हें आनंद आता है, और एक बार आनंद आना शुरू हो गया, आनंद की अनुभूति होने लगी बच्चों में भी और शिक्षकों में भी, तो मान लीजिए कि हम अपना जो टारगेट है वहां पर पहुंच रहे हैं। आनंद आना चाहिए बच्चों के अंदर, उतर करके आप उनके माइंड को आप पढ़िए कि जो मैं इससे बात कर रहा हूं तो इसको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो और हंसाइए उसमें। आप चिट सिस्टम बना दीजिए, देखें किसके पास कौन सा चिट पहुंचेगा, उसको खोल करके पढ़े। जब वो खोलेगा तो नहीं बनेगा, बगल वाले से पूछेगा, उससे सीखेगा। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि उससे सीखो, लेकिन जैसे ही नहीं बना तो कहीं न कहीं से सोचेगा, विचार करेगा वो। और भाषा जो है, ध्यान दीजिएगा, पढ़ने और लिखने से पहले सुनना और बोलना आना चाहिए। स्किल्स 4 हैं लैंग्वेज में, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। छोटा बच्चा हिंदी पहले कैसे सीखता है? सुन करके, सुनता ज्यादा है, फिर इसके बाद धीरे धीरे बोलना शुरू करता है, और बोलने में भी उन्हीं शब्दों का उच्चारण करता है, उन्हीं वर्ण का उच्चारण करता है जो ओष्ठ वर्ण होते हैं। ओष्ठ सबसे सरल होता है, से ये वर्ण है ना, कंठ, क ख ग घ, फिर तालव्य वर्ण आता है, च छ ज झ ञ, फिर कंठ ताल मूर्धा, फिर मूर्धन्य वर्ण आते हैं, ट ठ ड ढ अण, फिर दंत वर्ण आते हैं, त थ द ध न, ऊपर वाली दांत के पीछे जो लगता है, कभी हम क्लास होगी तो बताएंगे इसमें। फिर ओष्ठ वर्ण आते हैं, प फ ब भ म। बच्चा प और म ही क्यों बोलता है, पापा मामा बाबा? क्योंकि इन वर्णों के उच्चारण में मेहनत नहीं पड़ती है, इसलिए वो मामा बोलता है। सीधे दादा नहीं बोला, सीधे काका नहीं कहा, काका कंठ वर्ण निकलेगा, पहले माँ बोलता है, प बोलता है, ब बोलता है। बाबा, मामा, पापा सरल होता है, ओष्ठ वर्ण है। ये सबके पीछे साइंटिफिक रीजन है, और वही चीज बोलता है जिसकी उसको आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि पहले अपनी मम्मी के संपर्क में होता है तो मम कहता है। अब उसको जब प्यास लगती है तो प्यास लगने पर पानी शब्द कठिन है, तो पानी कैसे मांगे, तो पानी को भी मम बोलेगा। अब माँ पहचानती है कि मम कह रहा है, इसको प्यास लगी है, पानी दे दो। अब मम से कैसे पानी तक आ गया उसकी मम्मी को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि 6 वर्ष तक बच्चों में सीखने की क्षमता इतनी होती है कि उसके मस्तिष्क का विकास 85% हो जाता है। मस्तिष्क विकसित होता है 85% तक, 6 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते। और 6 वर्ष के बाद हमारे स्कूल में आता है वो। और हिंदी में तो वह सुनना जानता है और बोलना जानता है। स्कूल में हमको केवल पढ़ाना और लिखाना है। और इंग्लिश में यदि हम जाएंगे तो इंग्लिश हमको प्रारंभ करना है लिसनिंग से। अभी लिसनिंग स्पीकिंग भी नहीं आती है। इंग्लिश इज द सेकंड लैंग्वेज, फर्स्ट लैंग्वेज इज मदर टंग। और मदर टंग ओनली ही नो, और he doesn't know the second language English. And when he comes in the school for learning English, so total onus falls on the teacher to give proper environment to him. एक बच्चे की बात करूं तो उसको ये टीचर पर भार जाता है, उत्तरदायित्व उसका है, बिकॉज इंग्लिश इज एलियन टू हिम, फॉर हिम। उसके लिए ये तो बहुत ऐसी चीज है जिससे मिला जुला ही नहीं है। अब यहां पर आता है कि हमको एनवायरनमेंट क्रिएट करना है, सिखाने से पहले उसका वातावरण तैयार करना। जो कुछ भी आप कर रहे हैं अपनी विद्यालय में, वातावरण का निर्माण करना। ध्यान दीजिएगा कि जब छुट्टी हो, जैसे सुबह लाइन लगा करके प्रेयर होती है, तो प्रत्येक दिन उसी तरह से 4:30 पर आप फिर लाइन लगवाइए बच्चों की, और फिर उनसे एक बार रिवाइज कराइए। जो याद किए हैं, जो बोले हैं, उनसे बोलिए कि इसको एक बार फिर बोले तेज तेज आवाज में। जो बच्चे सीखे हैं उनसे कह दीजिए कि कराएं,
ये जो नहीं सीखे तो टीचर ही पहले करके बता दे। फिर जब सुबह बच्चे आए तो ध्यान दीजिए, नया लेसन पढ़ाने से पहले पूछना बहुत जरूरी है कि कल तुमको क्या काम दिए थे। होमवर्क शब्द कठिन है तो मत यूज करिए उन बच्चों के लिए, धीरे धीरे होमवर्क तक लाइए। कल क्या क्या बोले थे, क्या पढ़ाए थे, अच्छा इसके बारे में चलो बताओ। एक मैसेज डाल देंगे, घर में इसको रिवाइज करना है, देखना है। यदि हम इस प्रोसेस में चलेंगे जो मैं बताया हूं तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। अब बच्चे कैसे खुश हों, अभिभावक कैसे खुश हों। हमने बच्चे को सिखाया कि माई नेम इज सुमित, माई नेम इज एक स्ट्रक्चर है, आई स्टडी इन क्लास, माई स्कूल नेम इज, माई फादर्स नेम इज, खाली स्थान ब्लैंक। आज मैं प्लान बनाया अपने विद्यालय में कि मैं इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा। बच्चे इस लेवल तक पहुंचेंगे कि शाम तक अपने इंट्रोडक्शन को बोल सकेंगे। पढ़ना लिखना नहीं आता है अलग बात है, उसको छोड़ दीजिए। आप इंग्लिश में पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, मैं इनको याद ही करा दूंगा 3-4 वाक्य। माई नेम इज, जब आप बार बार बोलेंगे कि माई नेम इज करके सभी लोग बोलो, माई नेम इज अपना अपना नाम ऐसे लगा करके, तो 20 बच्चे हैं तो 20 बार हुआ। हमारे पास पूरे दिन का टाइम है, मुझे इतना सिखाना ही है। आप लगातार बुलवाते रहिए, करते रहिए, ऐसा आपको शाम तक में रिजल्ट मिलेगा कि आपके बच्चे 3-4 बच्चे बहुत अच्छी तरह से बोलने लगे हैं। उनको मोटिवेट करिए और कहिए कि शेष बच्चों को डरना नहीं है, सबसे बनेगा। यदि आप डायलेक्ट टोन से बात करते हैं, उनके जो नेटिव लैंग्वेज होती है, तो बघेली में बात करिए शुरू में। बघेली से आप कैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज तक आए, स्टैंडर्ड लैंग्वेज से लेकर के इंटरनेशनल लैंग्वेज जो इंग्लिश है वहां तक आए, ये आपकी स्किल पर निर्भर करता है। ऐसा नहीं कि आपको इंग्लिश पढ़ाना है तो आप बघेली न बोलें। बघेली बोलते ही बोलत कैसन अपना जो है हिंदी मानक में आ जाई, और ओके बोलत बोलत कैसन अंग्रेजी में आ जाई। फर्स्ट इसमें है ना, फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस रोज में आप जाएंगे तो लिखा हुआ है, ये तो रेडीनेस तो ठीक हो गया यहां तक। इस पेज पर आप आ जाइए, कैरेक्टर्स इन द स्टोरी इन इंग्लिश अथवा होम लैंग्वेज लिखा है। आस्क क्वेश्चन अबाउट द स्टोरी, कोई भी स्टोरी मान लीजिए है, उससे प्रश्न पूछना। देखिए एक मैं उदाहरण बता रहा हूं, शेष जो है तो अपनी आप पुस्तकों से कर लेंगे। हम बच्चों से प्रारंभ किए, बात करना हम शुरू किए बच्चों से कि चलो बच्चों एक मैं कहानी सुनाता हूं। गांव के बच्चे हैं, मान लीजिए कि हिंदी उनको कठिन लगती है, मानक हिंदी। बघेली में अपना बोली कि आवा बैठ जा, एक सुंदर कहानी बताई थी, बहुत अच्छी कहानी। और कहानी सुनना, कविता सुनना उनका नैसर्गिक अधिकार होता है, बच्चों का नेचुरल होते हैं। 2 चीज यदि आप अच्छी तरह से कर लिए, बच्चे उसको पसंद करते हैं जो उनके मन की बात करता है। गांव में भी, घर में भी देखे होंगे, जो बच्चों से ज्यादा बात करेगा, उनके मन की बात करेगा, उन्हीं के पास बैठेंगे। तो हमको ऐसा टीचर बनना है कि ज्यादा से ज्यादा आप उनसे बात करें, उनकी बात को सुने और तर्क सहित उनको आप उत्तर दें। इस संसार में सभी बच्चा वैज्ञानिक होता है प्रारंभ में, मतलब उसके लिए तो पूरी दुनिया नई होती है, तो प्रश्न पूछता है। वो भी उसी तरह से आइंस्टीन जैसे सोचता है, वो भी देखेगा कि जब चाय बन रही है तो भाप निकल रही है तो ऊपर की प्लेट क्यों फड़फड़ा रही है। उसके मन में भी आता है कि गाड़ी कैसे काम करती हुई कैसे चलती है। और कहीं कहीं स्कूल में अथवा अपने अभिभावकों से, मित्रों से कुछ प्रश्न को राइज करता है, प्रश्न पूछता है, और उसका जब सही उत्तर मिलता चला जाता है तो बहुत तेज बुद्धि का होता है, और कहीं रुक जाता है। जैसे हम लोग पहले थे ना, छोटे थे, जैसे मैं बचपन में खेल खेलता था, मुझे लगता था कि यार ये आकाश जाकर के वहां पर उतर गया है। क्षितिज तो बाद में मैं जाना किसको क्षितिज कहते हैं। फिर मैं जब वहां कभी जाता था तो लगता था यार यही तो जगह है, यहां से आगे अब दिख रहा है आकाश उतरा हुआ। फिर एक बचपन में खेल खेलता था, ऐसे चलता था तो लगता था चंदा मामा हमारे साथ चल रहे हैं। मुझे लगा हमारे आंगन में है, इतना मानते हैं। जब मैं जितेंद्र के आंगन में जाता हूँ, जितेंद्र के आंगन में भी दिखता है। फिर मैं जितेंद्र से एक बार बोला कि तुम अपने आंगन में खड़े हो जाओ, अपने आंगन में हम, फिर बताना कि तुम्हारे आंगन में कि हमारे आंगन में है। ये तो बाद में हम लोग सब पढ़े। आश्चर्य होता है, कोई भी चीज हम देखते हैं तो ऐसे सभी बच्चों के मन में होता है। कल्पना शक्ति होती है, जिज्ञासा होती है, रचनात्मकता होती है। निखारने का काम केवल टीचर का है। तो कहानी जब हम सुनाना प्रारंभ करेंगे तो बच्चों से आप बोलिए, कहानी सुनाई थे। एक कौआ रहा, गर्मी बहुत रही। अब कौआ
गर्मी के कारण बेचैन हो गया, बहुत तेजी से पियासा हो गया। अब आस्क क्वेश्चंस, उनसे पूछिए कि प्यास लागे पर कैसन लागत है। लड़का खुदे बताई अपन अपन जौन पढ़े लिखे नहीं जाता वह बोली कि सर जी प्यास लागे पर लाते पानी कहां से मिल जाए। तो एक कौवा था, एक क्रो था, वह प्यासा था, वह थर्स्टी था। अब ऐसे जब धीरे धीरे आप बोलेंगे, ये बाइलिंगुअल वे कहा जाता है। वह प्यासा था, वह थर्स्टी था, एक कौवा था, एक क्रो था। अब उनके मन में ऑटोमेटिक आएगा कि कौवा, क्रो, प्यासा, थर्स्टी। कब? जब आप ध्यान से, एक ही बार में समझ में नहीं आएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है, कितने शब्दों को सुनता है, कितने वाक्यों को सुनता है, लेकिन एक ही बार में क्या क्लियर हो जाता है, बोलने लगता है। पहले तो खूब सुनता है, फिर कहीं धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। ऐसे स्कूल में यदि आप इंग्लिश सिखा रहे हैं तो इंग्लिश खूब सुनाइए, खूब सुनाइए, और फिर थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पर आप फोकस करिए कि सीखा कि नहीं सीखा। अब वह बहुत प्यासा था, सो वह पानी खोज रहा था। ही वाज सर्चिंग वाटर। तब उसने एक घड़े को देखा, ही सॉ ए पॉट। फिर उसके पास गया, पानी बहुत नीचे था। फिर वो कुछ कंकड़ों को बीन करके उसमें डाला, कुछ पेबल्स डाला। देन वाटर केम अप, पानी ऊपर आया। फिर उसको पिया, एंड देन वह वहां से उड़ गया। इसके बाद फ्लू अवे, है ना, मजा लगा खातिर अपना कैसे की थे। तब पानी को गटका और फिर वहां से सटका। ठीक। अब ये बघेली भाषा में, मानक हिंदी में, इंग्लिश में गूंथते हुए आप जब उनको मजा लेकर के सुनाएंगे, बता तो आप देखा, आपकी टारगेट ये है कि इंग्लिश वर्ड मुझे सिखाना, लेकिन उसे महसूस नहीं हो रहा है कि आप इंग्लिश सिखा रहे हैं। ऐसे 2-4 बार आप सुनाएंगे तो उनसे कहिए कि चलो तुम सुनाओ। तो क्रो और कौवा के बीच में इतना मैं अभ्यास करा दूंगा, जैसे पूछूंगा कि कौवा दूसरा शब्द क्या है, एक आध बच्चा तो क्रो बोल ही देगा। और जैसे हम प्रश्न जब राइज करते हैं, रुकते हैं, तो जो नहीं बोल पाते हैं वो सुनने के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो सन्नाटा छाएगा और जब क्रो बोलेगा तो क्रो तब उस समय तेजी से सीखेंगे, उसी समय। ये एक प्रोसेस होती है। फिर बढ़िया कविता आप सुनाइए, पोएम सुनाइए, पोएम को गाइए, गाते हुए उछलिए, उनको उछालिए। इतना सब कुछ करेंगे तो आपके पास एक सूची तैयार होगी कि हमारा बच्चा आसपास की वस्तुओं को इंग्लिश में जानता है। जैसे दिस इज, क्या है सेकंड लेसन का नाम? दिस इज माई। ठीक है। अब दिस इज फॉर्मेट पे हमको काम करना है, तो मैंने कहा कि दिस इज मतलब यह है, इसका हिंदी होगा। अब कोई भी चीज का नाम लगा देना है। दिस इज कुर्सी, दिस इज चेयर, दिस इज विंडो, दिस इज ब्लैक बोर्ड, दिस इज डोर, दिस इज बॉल, दिस इज बुक, दिस इज कॉपी, दिस इज पेन। बच्चों से आप बोलिए कि चलो दिस इज लगा करके बोलो, तो दिस इज तो उसको याद हो रहा है एक आध घंटे के बाद। अब उनसे आप कहिए कि जितनी चीजों को तुम देख रहे हो सब दिस इज से बोलो। अब एक समस्या आएगी कि वह बोलेगा कि इसकी इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो कह दो कि हिंदी से ही कह देना। तो कहेगा दिस इज वृक्ष, दिस इज चारा, दिस इज बाउंड्री, दिस इज गाय, दिस इज भैंस। अब ऐसी सूची तैयार हो जाएगी कि इनकी इंग्लिश जानना जरूरी है। हम क्या सिखा रहे हैं? एक स्ट्रक्चर दिस इज से, और उसके साथ में आसपास की वस्तुओं को इंग्लिश में बताना। एक दिन आप अभ्यास कराएंगे, 2-4 दिन, 5 दिन, एक दिन की पढ़ाई नहीं है। बीच बीच में रोज ऐसे कहते रहेंगे, इसका नाम चलो ये है, इसका नाम ये है, दिस इज चेयर है, चलो चेयर पर बैठते हैं। एक बच्चे को बैठाएंगे, चलो चेयर पर आकर के बैठ जाओ। स्टैंड अप, सिट डाउन, गिव मी योर बुक, प्लीज राइट इट, कम हियर, गो आउट। जब आप उनसे इस तरह से 1-2 महीने, 3 महीने इस तरह से वार्तालाप करेंगे, तो कैसे वो कम गो का अर्थ नहीं समझेगा? एक ही दिन में नहीं करेगा, पहले 3 महीने मेहनत करनी पड़ेगी, तब वातावरण तैयार होगा। इसको बोलते हैं, जब हम कंपोनेंट्स में जाएंगे, ओरल लैंग्वेज कंपोनेंट, ओरल लैंग्वेज और डेवलपमेंट, मौखिक भाषा का विकास। 8 आयाम हैं भाषा शिक्षण में। सबसे पहले तो स्किल को समझ लीजिए। स्कूल में क्या गलती होती है? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग होनी चाहिए, इसका उल्टा चलता है। स्कूल में राइटिंग पर ज्यादा काम कराते हैं। चलो वर्कबुक भरो, और कैसे भरो?
विथ अंडरस्टैंडिंग कि विदाउट अंडरस्टैंडिंग? विदाउट अंडरस्टैंडिंग। जबकि निपुण में है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ। और समझ के साथ यदि काम नहीं हो रहा है, चाहे पढ़ने में हो या पढ़ाने में हो, तो उसका कोई अर्थ नहीं है। पहले तो इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट वर्ड इज अंडरस्टैंडिंग। तो राइटिंग पर काम कराते हैं, फिर इसके बाद रीडिंग आती है। रीडिंग पर कम काम होता है, रीडिंग के लिए भी बहुत सारी एक्टिविटी हम करा सकते हैं। आप किसी लेसन को पढ़िए, बच्चों से पढ़वाइए, मोबाइल में रिकॉर्ड कर लीजिए गैप दे करके, और फिर आप मोबाइल को रख दीजिए। मोबाइल से बच्चा सुन करके बोलेगा, आपका काम कम रहेगा, उसमें थकान नहीं होगी। बहुत सारी स्कीम है यदि आपको काम करना हो स्कूल में। जैसे मान लीजिए कि दिस इज राम, राम इज गोइंग, ऐसे कुछ लिख। अब आप कितनी बार बोलेंगे? तो एक तो सिस्टम ये हो गया कि हम दिस बोलेंगे तो सामने वाला लड़का दिस बोले, इज बोलेंगे तो इज बोलेगा। आप मोबाइल में रिकॉर्ड करिए, दिस रुक जाइए, फिर इज रुक जाइए, फिर उसी तरह से मोबाइल को स्टार्ट करके उसके ऑडियो को आप रख दीजिए और बच्चे को प्रैक्टिस करने दीजिए। काम सरल हो जाएगा। हमारा काम केवल रहेगा सुविधादाता के रूप में उनको देखना कि बच्चा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कहाँ कठिन है? तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम धीरे धीरे ओरल लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसके बाद आता है ध्वनि जागरूकता, ध्वनियों से परिचित कराना, फिर आता है वर्ण ज्ञान, तब लेटर पर काम करेंगे, जो अल्फाबेट्स हैं उस पर काम करेंगे, उसको पहचानवाएंगे। फिर शब्द ज्ञान, शब्दों को इंग्लिश में जानना। इसके बाद धारा प्रवाह पठन। पहले अंडरस्टैंडिंग नहीं भी होती है तो पहले पढ़ना सीख ले। जो भी हम सिखाना चाहते हैं धीरे धीरे जोड़ जोड़ करके। इसमें सीवीसी का भी यूज है, कंसोनेंट वावेल, कंसोनेंट वावेल, फिर कंसोनेंट के शब्द कैसे होते हैं। सीवीसी वर्ड आएगा तो इसको ऐसा समझिए जैसे RAT राइट है। आर क्या है? कंसोनेंट है। ए क्या है? वावेल है। दूसरा टी अगला वाला क्या हुआ? कंसोनेंट हुआ। इसको सीवीसी बोलते हैं। सी भी कहीं लिखा हुआ है तो कंसोनेंट और वावेल, जैसे गो, GO, DO, डू, कंसोनेंट है और दूसरा क्या है? वावेल है। ठीक है, ये तो आप समझ जाएंगे जो किताब में लिखा हुआ है। तो कहने का तात्पर्य है कि तब जाकर के वह पढ़ेगा। ये हमारे एलोज हैं। एलोज में ये निपुण के एलोज हैं, ये क्लास 4 के SCERT के एलोज हैं। इसीलिए यहाँ पर एलोज में फर्स्ट में लिखा हुआ है ECL2 6.1A। 6.1 का तात्पर्य क्या हुआ? 6 मीन्स 6 वर्ष हैं। कौन कौन सा? आंगनवाड़ी, प्री स्कूल, बाल बाटिका, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, 6वां वर्ष, इसलिए 6 लिखा हुआ है। सामने क्लास 4 में 401 लिखा है, मतलब चौथी का क्लास का है। ठीक है, उसका जब निपुण के एलोज बन जाएंगे तो उसमें भी 7 हो जाएगा। फिर ये हमारा टीचर्स ट्रैकर है। हमारे गुप्ता सर इसको समझा ही दिए हैं अच्छी तरह से, है ना, कैसे टिक लगाना है, क्या करना है। आगे LSRW पर लिखा हुआ है ये। फिर पेडागोजी पर आप अच्छी तरह से पूरा समझ चुके हैं, सीखने के सिद्धांत पर। इसके फोल्डिंग क्या है, TPR क्या है और UDL क्या है, इन बातों पर बात बहुत सारी हो चुकी हैं। ये एक लेसन दिया हुआ है, जैसे इस लेसन को पढ़ाना है तो इस लेसन को कैसे पढ़ाएंगे? वेयर डू दे लिव को पहले चित्र के माध्यम से। पढ़ाने में आप ये ध्यान दीजिए कि पढ़ाने से ज्यादा जरूरी ये है चित्रात्मक बात करिए। जैसे मान लीजिए कि ये यहाँ पर जैसे ही हम कोई पोस्टर लगाते हैं, ये किसका चित्र है, ये क्या करता है, इसको कहीं देखे को नहीं देखे हो, है ना। कोई स्टोरी हम पढ़ा रहे हैं तो उस स्टोरी की एक चित्रात्मक रूप से उसके पोस्टर को लगा दिए, किताब में है। तो बच्चों से जब बात करेंगे तो बच्चे कल्पनाशीलता से, और कभी रुक जाइए आप, जैसे कोई भी कहानी सुनाइए तो क्वेश्चन ज्यादा इराज करिए। जैसे कौवा प्यासा था, पानी खोज रहा था। अब जब पानी नहीं मिलेगा तो क्या होगा? अब यहाँ पर कुछ प्रश्न आएंगे तो बोलना सीख रहा है, वह सोचना सीख रहा है, तर्क करना सीख रहा है। और इसके साथ साथ ये तो हम जानते हैं क्या क्या सीख रहा है, हमसे उसका लगाव बढ़ रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है, स्कूल में आने में मजा आ रहा है उसको। भैया स्कूल नहीं आता है कोई भी बच्चा तो क्या करता है? खेलता है। खेलता क्यों? क्योंकि उसको आनंद आता है। तो जब वही वाला आनंद हम स्कूल में देना शुरू कर दें, ऐसा उसको हम बना लें कि उसको लगे कि यार स्कूल है, चली बहुत बढ़िया मजा आवत है, वहां हमारी मैडम जी जो पढ़ाते हैं, हमारे सर जी पढ़ाते हैं, मजा आ जाता है पूरा दिन। और उसी में हमको काम क्या करना है?
पढ़ाना है। और एक दिन ऐसा हमारा एटमॉस्फेयर क्रिएट हो जाएगा, बच्चे, एक परंपरा होती है जिसको ट्रेडिशन बोलते हैं, ट्रेडिशन को प्रारंभ करने में समय लगता है, और जब आदत उसकी हो जाती है तो भी समय कम लगता है। यदि आप अपनी स्कूल को अच्छा बनाना चाहते हैं तो प्रारंभ में आपको 3 महीने बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उसका रिजल्ट जल्दी आपको नहीं मिलेगा। फिर चौथे महीने कम पड़ेगी, फिर 1 साल आप बढ़िया काम कर लेंगे तो कुछ आप पेरेंट्स के सामने आप बता सकते हैं, या जो भी अपने डिपार्टमेंट के सामने, हमारे बच्चों की उपलब्धि है, बच्चों से ये चीजें बनने लगी हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके साथ बच्चों को जब आनंद आएगा तो आपको भी आनंद आएगा, और आनंद जिसको जहां आता है पैसा खर्च करके भी जाता है वहां। हम लोग जब आनंद आता है तीर्थ स्थान में जाते हैं, टॉकीज में फिल्म देखने के लिए क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां आनंद आता है, जबकि समय भी नष्ट हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, तब भी क्यों जाते हैं? क्योंकि आनंद आ रहा है। स्कूल में तो पैसा मिल भी रहा है और हमारी ड्यूटी भी है और कोई समस्या भी नहीं है। तो स्कूल को यदि हम आनंदमय वातावरण निर्मित कर दें तो स्कूल में मन लगने लगेगा और अपना काम हम करने लगेंगे। अब यहाँ पर जैसे कि हम इस लेसन को पढ़ाना शुरू किए, इस पर आप बात करिए, ये किसका चित्र है, ये क्या करता है। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको बच्चों से बात करना है, निष्कर्षतः मैं बता रहा हूं, और जितना बात करेंगे उनसे उतना उनको आनंद आएगा और उतना ही आपसे घुलेंगे मिलेंगे, उतने ही आपको बातों को सुनेंगे। फिर जैसे इस लेसन में हम पहुंच गए, ये कहाँ रहते हैं, तो इसको प्रारंभ करने से पहले आप कैसे उनसे बात करेंगे। जैसे आप बात करेंगे कि जो पक्षियां होती हैं तो दिन को उड़ती हैं, रात को कहाँ जाती हैं। इससे पहले यदि हम लोग ऐसा बोले बच्चों से कि स्कूल में अभी आए हो तो रात को कहाँ रहते हो, तो बोलेंगे अपने अपने घर में रहते हैं। क्या जो दूसरे जीव भी है तो भी अपने घरों में जाते हैं? जल्दी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे जो पक्षी देख रहे हैं तो भी रात को कहाँ जाएंगे, तब धीरे से वो घोंसला की ओर जाएंगे कि घोंसले में रहते हैं। फिर हम लोग अपनी गाय को कहाँ बांधते हैं, ठीक है, और कीड़े मकोड़े कहाँ रहते हैं, चूहा कहाँ रहता है, सांप कहाँ रहता है। इतनी बात करने के बाद जब वो अवेयर हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए, इस पर अच्छी तरह से बात करेंगे कि ये सभी जानवर हैं, ये जानवर यहाँ रहते हैं, इसका ये नाम ये है। तब वो सीखेगा कि घोड़ा जहां पर बांधा जाता है उसे स्टबल बोलते हैं, स्तबल कहते हैं। डायरेक्ट हम सिखाएंगे तो जल्दी नहीं सीखेगा, ठीक है। इसको सिखाने के बाद हम यहां पर पहुंचेंगे, ये पर्याप्त क्या कराएंगे, इसमें वर्क कराएंगे। वर्क कराने में बच्चों से पढ़ते नहीं भी बनता है तो हमारा काम है पहले पढ़ करके सुनाना। तो समझ तो रहे हैं, फिर टिक लगाने के लिए बोलेंगे, तो कम से कम इतना तो होगा कि उसको ये मालूम चलेगा कि प्रश्न में लिखा क्या है। उससे ये अच्छा रहेगा कि जो उनको कह देते हैं कि उसकी वर्कबुक तुम भर दो, उसकी वर्कबुक तुम भर दो, या उसकी वर्कबुक लेकर के तुम उतार लो बिना समझे। तो वर्कशीट पर जब हम काम कराएं बच्चों से, तो हमेशा इस तरह से कराएं कि हम खुद प्रश्नों को पढ़ें और उनको अपने सामने। अब आपके मन में कहीं चल रहा होगा कि भी हमारे बच्चे कर नहीं पाएंगे, तो ये मैं कह रहा हूं कि आपको 3 महीने रोक दीजिए सभी काम को। 3 महीने, इसलिए हमारा टारगेट जब दूसरा है तो 3 महीने पहले इन्वायरमेंट क्रिएट करिए। इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाएगा, बच्चे प्रसन्न हो जाएंगे, कुछ आने लगेंगे, कुछ अभिभावक प्रसन्न हो जाएंगे, आपका मन लगने लगेगा। फिर आप थोड़ा सा इस पर काम करिए, फिर वर्कबुक पर कराना प्रारंभ करिए, एक नई शुरुआत करिए। 3 महीने रोकिए, 1 महीने 15 दिन रोक दीजिए, धीरे धीरे आप स्टार्टिंग से काम करिए। यदि हम साल भर पढ़ाते हैं, बच्चे कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, तो उससे तो अच्छा ये है कि आज हमने जो पढ़ाया बच्चा कुछ सीख लिया, रिजल्ट हमारा अच्छा है। और वर्ष भर जब हम अच्छा काम करेंगे, 220 दिन स्कूल लगती है, हमारा शैक्षणिक दिवस होता है, तो आपके पास गिन करके 8-10 पॉइंट होते हैं सिखाने के लिए साल भर, ज्यादा नहीं है। 8-10 बिंदुओं पर यदि आप काम करें, उसको पर्याप्त समय है और एक अच्छा माहौल ऐसा बनेगा कि एक दिन पूरी सोसाइटी बोलेगी कि यार ये टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। उसको आप प्रोग्राम में आप सम्मिलित करिए। बच्चे जैसे आपने इंट्रोडक्शन सिखाया, जब छुट्टी हो तो कह दीजिए कि आज इसको चिल्लाते हुए जाना है घर की ओर। जिस दिन वो गलियों में बोलते हुए जाएगा कि माई नेम इज, आई स्टडी इन क्लास 6, माई फादर्स नेम इज ये, माई स्कूल्स नेम इज ये, तो दूसरा वाला सुनेगा, बोलेगा अरे ये तो अंग्रेजी बोल रहा है। मतलब स्कूल में पढ़ाई होती है, टीचर बढ़िया पढ़ाते हैं। और जब बच्चों की प्रशंसा होगी, यार तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, फिर देखिए वो बच्चा पढ़ने के लिए जिज्ञास होगा। तो कहने का तात्पर्य है कि जिज्ञासा उत्पन्न करना पहला काम, फर्स्ट काम पढ़ाने में सबसे महत्वपूर्ण है, जिज्ञासा उत्पन्न करना।
और ये जब एक बार उत्पन्न हो गई, मेरे पिताजी इंग्लिश पढ़ते थे, अच्छा लगता था, मुझसे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं मक्का के खेत में अंदर घुस करके ऐसे ही पढ़ते नहीं बनता था तो मैं ऐसे अड़बिड़ करता था, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। मेरी दादी माँ वहीं जो है तो गोबर उठाती थी और मुझको सोचती थी तो सोचते थे कि तो उस भाषा को बोल रहा है जो भाषा हम नहीं जानते हैं, तो उनको लगता था इंग्लिश बहुत अच्छा बोल रहा है। तो जब मुझे दूध देती थी तो उसमें ज्यादा थोड़ा साड़ी और डाल के देती थी, ये बहुत अच्छा मेरा नाती है, ठीक है। तो मोटिवेट आदमी होता है, तो बच्चे भी मोटिवेट होंगे जब उनको लगेगा ना, जिस दिन वो 4 शब्द सीखेगा और 4 शब्द में आपने उसके कंधे पर हाथ रखा, पीठ पर, शाबाश बेटा बहुत अच्छा, और तुम वो काम कर रहे हो, ऐसा पढ़ रहे हो, प्राइवेट वाले क्या पढ़ते हैं, अच्छे जो स्कूल है क्या पढ़ते हैं, तब उसको लगेगा करे यार पढ़ना चाहिए, उसको मजा आएगा, फिर तब वो नई नई चीजों को सीखेगा। ये कैसे होगा? कुछ दिनों के बाद होगा। फिर इसके बाद हम जब यहाँ पर जाएंगे पढ़ाने के बाद, तब हम फिर असेसमेंट के बारे में, हमारे गुप्ता जी ने बहुत अच्छी बातें कर लिया है। डेली असेसमेंट जो भी हम रोज पढ़ाते हैं उस बीच बीच में पूछना, वीकली असेसमेंट 5वें दिन हमको पूछना, ठीक है, 6वें दिन, 5 दिन पढ़ाइए, 6वें दिन आप पूछिए, वीकली असेसमेंट हुआ। पीरियोडिक असेसमेंट जो आवधिक आकलन होता है 10, 20 और 30, आपने पूरे जो 1 से लेकर के 9 सप्ताह तक पढ़ाया, इसके बारे में 10वें सप्ताह में आप जब असेसमेंट लेंगे तो पहले असेसमेंट लेंगे, इसमें 2 दिन असेसमेंट लेंगे। असेसमेंट लेने के बाद आपको पता चला कि असेसमेंट कैसे लेंगे, वर्कशीट इसमें दी हुई है, आप देखे हैं, रिटन और ओरल दोनों। बच्चों से जब हम पूछेंगे, बच्चों के बताने के आधार पर आप उस फॉर्मेट में टिक करेंगे कि बच्चा ये जानता है, स्वयं से बता पाता है, कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, अथवा नहीं जानता है, नहीं बता पाता है, नहीं कर पाता है। तो 3 समूह आपके यहाँ बन जाएंगे। 3 समूह बनाने के बाद फिर आप शेष 4 दिनों में उसी जो हमारे लेसन है उसी लेसन पर काम करेंगे, फिर सिखाने का प्रयास करेंगे। तो मैं मानता हूं कोई कठिन काम नहीं है, यह तो पढ़ाना और पूछना तो सामान्य प्रक्रिया है। शिक्षण में सामान्य प्रक्रिया है कि सबसे पहले पढ़ाना, अब पढ़ाने से पहले भी पूछना। पढ़ाने से पहले क्यों पूछा जाता है? कि हम जिसको पढ़ा रहे हैं, जिसको बता रहे हैं, तो उसका नॉलेज कितना है, बात समझ जाएगा कि नहीं समझ जाएगा। जैसे आपसे कोई रास्ता पूछा तो एक तो ये हुआ कि पहले तुम दाएं मुड़ना, बाएं मुड़ना, सीधे जाना, फिर पीछे मुड़ना, फिर आगे जाना, सब भूल गया वो। तो पहले उससे पूछेंगे, चेक करते हैं कि इस रास्ते से कभी गया है कि नहीं गया है। यदि वो गया है एक बार, तब थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि सामने जाओगे पेट्रोल पंप पड़ेगा, फिर एक दुकान पड़ेगी, वहां पर एक गाय भी बंधी होगी, तो ऐसे जाना, वो वाला वहां पर रास्ता मिलेगा। यदि कभी नहीं गया है तो उससे बताएंगे बहुत दूर नहीं है, यहाँ से 5 घर के बाद ऐसा होगा, फिर 3 घर के बाद ऐसा होगा। इसी तरह बच्चों से हमको पढ़ाना है। बच्चे कुछ भी नहीं जानते हैं तो आप प्रारंभ से पढ़ाइए, क्योंकि पढ़ाना तभी सार्थक है जब उससे कुछ बने। प्रतिदिन, आज स्कूल में यदि हम गए, शाम तक कुछ नहीं सिखाए तो स्कूल आना व्यर्थ, सीधी बात। बच्चा 10 बजे आया, 4:30 बजे बैग उठा करके जा रहा है घर की ओर, पीछे से आप देखिए तो कुछ सीख करके नहीं जा रहा है तो स्कूल आना व्यर्थ। और जिस दिन आपने 2 बिंदुओं पर सोच लिया कि आज ये जा रहा है तो दिस इज चेयर सीख करके जा रहा है, इतना ही केवल, आपके मन में अलग प्रसन्नता होगी। तब वो अपने घर में जाएगा और बोलेगा, दादा दिस इज बैल, दिस इज गाय, दिस इज खटिया, दिस इज आंगन, दिस इज लोटा, दिस इज रोटी, दिस इज चावल, दिस इज भात। और जिस दिन दिस इज वाला नशा चढ़ा, आप बोलिए कि जब तुम घर जाओ और जैसे भरता आए, दिस इज भरता, दिस इज रोटी, मम्मी दिस इज बाल्टी, दिस इज लोटा, दिस इज कटोरा, तो आप ये मानिए कि अब जो है तो पढ़ने पर जो है अब इसमें नशा चढ़ रहा है, अब आनंद आ रहा है। और जिस दिन आप उनको ऐसे गौर करिए, हमको अवलोकन करना चाहिए, 4 बच्चे से खेल रहे हैं ना, तो उसमें आप देखिए कि ये कितने जिज्ञासु हैं, क्या मैं जब पढ़ाया हूं तो उस चीज को कर रहे हैं कि दूसरा कर रहे हैं। 5 महीने बाद आप ऐसा पाएंगे नजारा कि जब आप स्कूल पहुंचेंगे 3 बच्चे पढ़ते हुए मिलेंगे, इसलिए उनको लगेगा कभी सर जी पूछेंगे। तब एक माहौल क्रिएट होगा, जिस दिन 3 बच्चा पढ़ेगा, 4 बच्चा पढ़ेगा, फिर 5 बच्चा पढ़ेगा। अभी इसमें ट्रेनिंग में मैं एक काम करता हूँ, जैसे हमारी कभी तो 1 डे ट्रेनिंग है, मैं कहता हूँ चलो, जैसे आप लोग आज पोएम्स नहीं बताए, राइम्स नहीं बताए,
मैं कहता कि कल जो है तो दो दो राइम्स याद करके आना। तो ट्रेनिंग में जब आते हैं हमारे शिक्षक साथी तो फिर राइम याद करते रहते हैं, क्योंकि अभी शुक्ला सर आएंगे तो राइम पूछेंगे। तो अलग ही माहौल। हमारे दूसरे स्टूडेंट साथी बोलते हैं कि और तो पढ़ रहे थे। तो क्यों पढ़ रहे थे? क्योंकि उनको इस तरह से मोटिवेट किया गया उस काम को करने के लिए, है ना। तो ये हमारी सर बात हुई आवधिक आकलन के बारे में। ये पूरा विस्तृत रूप से आपको पूरा बता दिया गया, समझा दिया गया। कोई इसमें समस्या? कहीं भी समस्या नहीं होगी। गुप्ता सर बहुत अच्छे से बताए हैं। इस फॉर्मेट पर भी चर्चा हो गई है, कैसे इसमें टिक करेंगे। यहाँ पर एक सूची बहुत बढ़िया दी हुई है कि इतने प्रश्न पूछेंगे। इतने प्रश्न पूछने के बाद हम उसमें ये देखेंगे कि नहीं कर पाता है, सहयोग से कर पाता है, स्वयं कर पाता है, तीनों में किस में जाएगा। और ये जानना इसलिए जरूरी है कि जब हम अपनी कक्षा में ये समझ गए कि इतने बच्चे स्वयं से कर पाते हैं, स्वयं से कर पाते हैं मतलब आपके सहयोगी हो गए। अब जो बच्चा नहीं कर पाता है तो उन बच्चों को हम कैसे सिखाएं? दूसरे तरीके से। हो सकता है जिस तरीके से हम सिखाने का प्रयास किए तो वह तरीका हमारा कठिन था सीखने के लिए उनको, तो सरल भाषा में, आसान भाषा में सिखा दें। तो इनका सहयोग लेना है और किसी भी बच्चे को छोड़ना नहीं है। ध्यान थोड़ा सा ये देना है, 10% जो बच्चे होते हैं तो भी ज्यादा से ज्यादा सीखते रहें, जो नहीं पढ़ पा रहा है वो भी सीखे। और सीखने के बाद आपकी प्रसन्नता तब होगी जब आपके बारे में कोई बात करेगा, तब आप दिखाएंगे। जिस दिन दिखाने का भाव आपको आ जाए, बच्चों के पास कोई खिलौना होता है दौड़ करके दिखाता है पूरे घर में। आप जब कार खरीदेंगे तो कार खरीदने की प्रसन्नता से ज्यादा वो प्रसन्नता होती है कि सभी लोग जाने की कार आप खरीदे हैं। 4 राउंड आप लगाएंगे गांव में, सामने वाला नहीं देखेगा तो हार्न बजाएंगे कि देखो कार है, ठीक है। उसी तरह से जब स्कूल हमारी अच्छी हो जाती है फिर लगता है कोई देखने के लिए आए, ये लगता है ऐसा, एक परंपरा हो जाएगी। अभी जैसे मान लीजिए कि आपको लगेगा कि यार हमारे बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, कोई देखे, तब हम स्वयं अभिभावक से बताएंगे, गार्जियन से, करे यार तोहरे लड़का से तो देखा अंग्रेजी बढ़िया बोलत बनेला, बोलबा भला सीखा। तू अब जब खेते से अभिभावक कहीं और बैठ जाए कबो, ये थोड़ा माहौल बनाने से होगा, एक दिन में नहीं होता है, कुछ समय लगता है इन सब चीजों में। तब आप देखिएगा कि फिर कैसे वो तब बोलेंगे यार कि हमारा लड़का तो जाते वहां पढ़े, बहुत बढ़िया बनल्ला है, अच्छा पढ़ा वाला है। ये कब होगा? जब आपके पास इन सब चीजों के पीछे टारगेट होगा, लिस्ट रहेगी, सूची रहेगी, उस तरह से आप काम करेंगे और बच्चे भी तब दिखाना शुरू कर देंगे। हमारे पिताजी तीर्थ यात्रा से आए तो एक परंपरा थी बहुत पहले, आज भी चल रही है, कि सब लोग मिलने के लिए जाते थे कि वहां से आए हैं तो चले मिल लें इनसे, हम हाल चाल पूछ लें। तो गंगा जल हम लोग देते थे, फिर प्रसाद देते थे, माला देते थे। तो एक बार जब आए बैद्यनाथ धाम से तो हमारा छोटा सा बच्चा था, तो उसको भी बहुत प्रसन्नता हुई। हम लोग बताए कि यहाँ पर लोग आएंगे अभी मिलने के लिए, ऐसे देना है, गंगा जल देना है, प्रसाद देना है, पुड़िया उड़िया सब लगा लिया, रख लिया। लेकिन गांव में इतने लोग गए थे कि लोग ऐसे प्लान नहीं बनाते हैं, आज इनके यहाँ चले, कल उनके यहाँ चलेंगे, परसों उनके यहाँ चलेंगे। तो उस दिन थोड़ा सा कम लोग आए। अब वो क्या था, बेचैनी उसको हुई कि मैं प्रसाद जो बनाया हूं इसको मैं कैसे दूं। कोई कुछ नहीं कहा, जा करके घर से दौड़ते हुए रास्ते में खड़ा हो गया। अब खड़ा होकर के बोला, हमारे बाबूजी कह रहे हैं बदनाथ, हमारी प्रसाद ले ली, आई हमारे आए हैं, आई प्रसाद ले। ए भैया यहाँ आई, क्या है, हमारे बाबूजी बद्रीनाथ धाम करे, आई प्रसाद ले ली। इसलिए कि उसको प्रसन्नता है कि मैं जो पुड़िया बना लिया उसको किसको दे। अगर पुड़िया लेने वाला कोई नहीं है तो प्रसन्नता गायब है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस दिन बच्चे से बनेगा, और जब बनेगा तो बोलेगा, और जब बोलेगा तो लोग सुनेंगे, और सुनने के बाद उसकी प्रशंसा करेंगे। और जब प्रशंसा करेंगे, प्रशंसा मुझे याद है, आप लोग भी याद करिए कि कक्षा 3 से अपनी प्रशंसा तो पता चल जाती है, अपमान और प्रशंसा दोनों। मैं अपनी कक्षा 3 मेरी अच्छी से याद है, कक्षा 4 अच्छे से याद है। मॉनिटर बनाया जाता था, मॉनिटर में हम लोग प्रश्न देते थे, फिर लड़के करते थे, फिर कॉपी भी चेक करता था। उसमें हम लोग पनिशमेंट भी देते थे, मॉनिटर ही थे चौथी में, ठीक है। कुछ प्रक्रियाओं के कारण थोड़ा सा बंद हो गया है, लेकिन सभी चीजें नहीं बंद हुई हैं, ध्यान दीजिएगा। आज भी आप मॉनिटर बनाइए, बच्चों को खड़े करके श्रुतलेख लिखवाइए, उनसे आप चेक करवाइए, बच्चों से ही आपस में बच्चे चेक करेंगे तो ज्यादा अच्छी तरह से चेक करेंगे, गलतियां निकालेंगे। गलतियां गलत निकालेंगे, सामने वाला लड़का बोलेगा कि ये क्यों गलत निकाला गया। तो ये सब सारी बातें थी।
नेस में सर अभी एग्जाम होगा नेशनल अचीवमेंट सर्वे में, उसमें क्लास 3 है, क्लास 6 है, क्लास 9 है। 3 सब्जेक्ट हैं हमारे पास क्लास 3 के लिए। कौन कौन सी? एक भाषा में हिंदी, गणित और पर्यावरण। A2 AAT अचीवमेंट टेस्ट, SQ और PQ, TQ और PQ, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेयर आते हैं इस तरह से। स्कूल में बच्चों को इस तरह से तैयारी कराना है कि यदि रैंडम में हमारी स्कूल फंसती है तो उसमें आप ओलंपियाड प्रश्न पत्र, मॉक टेस्ट के प्रश्न पत्र और स्वयं सिद्ध चैटबॉट आधारित जो मोबाइल में आता है, व्हाट्सएप में देखें प्रश्नों को, ऐसे प्रश्नों का अच्छी तरह से यदि आप अभ्यास कराएंगे तो नेस में समस्या नहीं होगी। जो भी तार्किक, विश्लेषणात्मक इत्यादि तरह के प्रश्न आते हैं तो बच्चे अच्छी तरह से कर लेंगे। हमारे जिले की रैंकिंग पूरे प्रदेश में 5वीं थी और पूरे प्रदेश की रैंकिंग पूरे देश में 5वीं थी। तो 5वीं से नीचे आ जाएगा तो माना जाएगा कि हमने अच्छा प्रयास नहीं किया। इसके ऊपर रैंकिंग रहे, एकेडमिक बात है, तो अच्छे से तैयारी कराना है। नेशनल अचीवमेंट सर्वे की पूरे देश में एक ही दिन परीक्षा होती है और इसमें सभी तरह के स्कूल्स रहते हैं, प्राइवेट भी, एडेड भी और गवर्नमेंट भी, और 3 विभिन्न कक्षाएं हैं। इसके माध्यम से शैक्षिक सूचकांक निकाला जाता है और शैक्षिक सूचकांक को जो डेटा का एनालिसिस करते हैं उसमें ये देखते हैं कि कहाँ कार्य योजना में किस तरह से सुधार करने की आवश्यकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के एकेडमिक और पेडागोजी, मेथोडोलॉजी इत्यादि सभी पर विचार विमर्श होता है कि किस पर हम कैसे सुधार करें कि हमारा देश और अच्छे से बढ़े। तो कहने का तात्पर्य है कि जब आप अच्छी तरह से फोकस्ड होंगे तो काम अच्छी तरह से कर पाएंगे बढ़िया। ठीक है, आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं इससे संबंधित। निष्कर्ष ये है, निष्कर्षता समझ लीजिए, FLN में परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक हमारी मेन किताब है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक को कैसे पढ़ाएं इसके लिए शिक्षक संदर्शिका है। टेक्स्ट बुक में भी अभ्यास के लिए जगह होती है। पढ़ाने के बाद लास्ट में आप देखे हैं एक्सरसाइज में जगह होती है बच्चों को। अभ्यास कार्य के लिए जगह कम पड़ रही थी, इसलिए वर्कबुक बना दी गई कि बच्चे अधिक से अधिक वर्कबुक में अभ्यास कर सके। ध्यान ये देना है इन सब के बीच कि उस टेक्स्ट बुक को इस तरह से शिक्षक संदर्शिका के माध्यम से, और शिक्षक संदर्शिका में जो भी लेसन प्लान्स हैं सुझावात्मक हैं, आप उसको पढ़ लीजिए। आपसे अच्छी गतिविधियां नहीं आती है तो उसी तरह से कराइए। सिखाने के लिए बच्चे आपके हैं, स्कूल आपकी है, सोसाइटी आपकी है, वहां के परिवेश को केवल आप ही समझ सकते हैं। इन बच्चों को कैसे हम पढ़ाएं। यदि आपके पास और अच्छी कोई शैली हो सिखाने की, कोई भी शैली जिसके माध्यम से सीख जाए, तो उस शैली का यूज कर लीजिए, उस मेथोडोलॉजी में आप सिखा दीजिए। जरूरी नहीं है कि जैसा लिखा हो वैसे ही चलना है। अंततः निष्कर्ष यह है कि बच्चों से बनने लगे। क्या बनने लगे? निपुण का जो लक्ष्य है, निपुण का लक्ष्य यह है कक्षा 3री पास होने तक 1 मिनट में 60 शब्द की गति से वह पढ़ ले। मतलब 60 शब्द 1 मिनट में पढ़ ले। सेंटेंस जो लिखा है कैसे पढ़े? समझ के साथ, और जो बोला जाए उसे लिख ले। इसी तरह न्यूमरेसी में 9,999 तक की संख्याओं को पहचान कर ले, और गणित की जो मूलभूत संक्रियाएं हैं वो उससे आ जाए सामान्यतः। ये निपुण का छोटा सा लक्ष्य है। इस लक्ष्य के पीछे ही FLN की कार्य योजना, इतनी बुक्स, इतने अभ्यास, इतने प्रशिक्षण, इतनी सारी चीजें हैं। अब ये स्किल आपकी है आपकी विद्यालय में कि आप पूरा आसान भाषा में शांत मस्तिष्क से समझ लें कि कुछ भी नहीं है। आप उसको नोट डाउन कर लें, लिस्ट बना लें कि मुझको सिखाना क्या क्या है एक शीट में, अपनी कॉपी में, और उसको कैसे सिखाना है। बहुकक्षा शिक्षण भी करना है, 3री 4थी तो कहा ही जा रहा है। शिक्षकों की संख्या कम है तो आपको 5वीं भी बैठाना है पास में। बहुत से ऐसी विद्यालय हैं कि 1ली 2री भी हो सकता है कि एक ही टीचर हो तो उसको भी पढ़ाना है। ये तो अलग अलग स्कूल की सिचुएशंस हैं, तो आप उसको लिस्ट आउट कर लीजिए। आपको सिखाना क्या है। एक शिक्षक का एक्सिस्टेंस इस पर निर्भर करता है, उसका अस्तित्व है
कि बच्चों में पढ़ने की जिज्ञासा कौतूहल उत्पन्न कर देना, मतलब उसमें वह सीखने के लिए तत्पर हो जाए, तब आपका अस्तित्व है। नहीं तो किताब में सब कुछ लिखा हुआ है, वीडियोज है सबके बारे में, तो फिर टीचर क्या करेगा स्कूल में। हमारा काम यही है कि हम उसके सामने प्रस्तुत होकर ये देखें कि हमारा विद्यार्थी पढ़ने के प्रति जिज्ञासु हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो उसके कारण हम क्या क्या करते हैं। जादूगर को देखे हैं, गांव में आता है, क्या करता है पहले, वो भी एक अपरिचित व्यक्ति होता है, पहले डमरू बजाता है। क्यों बजाता है? सब लोग सुने लगा कि डमरू की आवाज कहां से आ रही, तो लोग इकट्ठे हों, स्कूल की घंटी डमरू। फिर जब इकट्ठे हो गए तो कहता है कि चलो मैं जादू दिखाऊंगा, गोले में खड़ा करेगा। अब एक स्किल उसकी देखिए, एक जादू दिखाना प्रारंभ करेगा, उस जादू को जैसे मान लीजिए थैली में हाथ डाला और कहा कि इसमें से अभी मैं सांप निकालूंगा, और तेजी से हाथ बाहर निकालेगा, अरे कहीं सांप काट न ले। फिर उसको रोक करके और दूसरा जादू दिखाना प्रारंभ कर देता है। एक जादू को समाप्त नहीं करेगा। क्या किया उसने? जिज्ञासा उत्पन्न कर दिया। फिर दिखाते दिखाते कई स्टेप में ले जाता है। फिर जब उसे पैसा लेना होता है तो उसे लगता है कहीं लोग खिसक न ले लास्ट में, वो क्या करता है कि कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मुट्ठी कोई नहीं बांधेगा, नहीं तो इसकी जान अभी चली जाएगी। ऐसे ही एक आदमी वहीं पर गिरेगा, कहेगा कोई हिला है, फिर कुछ ऐसा बोलेगा तेजी से सब लोग पैसा धड़ाधड़ देंगे जेब से निकाल के, 10, 20, 30, 50, 100 जो भी होगा जिसके जेब में, और अपना जादू भी दिखाएगा, आनंद भी देगा, पैसा भी ले लेगा और वहां से मुस्कुराते हुए चल देगा। यदि वो पहुंचे और ऐसे लोगों से कहे कि थोड़ा समय मिली तो आ जावे, जादू दिखावे क्या है, कुछ पैसा लेते हुए, कहे हमारा रोजी रोटी का सवाल है, कोई देगा? हमारी स्किल है कि आप चिंतन करिए कि हमारे स्कूल में बच्चे कैसे आए। नहीं आते हैं, मैं छोटा सा प्रयोग किया था, ये सब किया, अटेंडेंस लिया, 1 महीने का टाइम लगता है, 1 किलोमीटर के अंदर बच्चे रहते हैं। जितने बच्चे नहीं आए हैं तो अभिभावक का मोबाइल नंबर पहले मिल गया तो फोन से बात कर लिया, तो 10% तो उसमें सॉल्व हो गया। 10 दिन आप बात करेंगे तो उनको लगेगा कि गुरुजी सोचते हैं कि बच्चे स्कूल आए। इसके बाद मैं मोटरसाइकिल उठा करके उन बच्चों के घर पहुंचा और डेली 2-3 बच्चों को ले आया। जब रोज 2-3 बच्चों को ले आता हूं तो उन्हें ये लगता है, और ले आकर के पढ़ाइए आप, और 1 महीने यदि आप इसको कर लिए अच्छी तरह से, 2 काम करना है, बच्चों को ले आना और विशेष ध्यान ये देना है ले आकर के पढ़ाना, और पढ़ाने के बाद दोनों को बताना कि क्या सीख के जा रहे हो, बच्चों को भी और बच्चे के माता पिता को भी। आप 2 महीने काम करिए, देख लीजिए कि उस मोहल्ले के लोग आपको याद न करें। ठीक है, मेरा विश्वास है आप मेरी बातों को समझ गए होंगे।